नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खौफ की दस्तक यूट्यूब चैनल पर, जहां हर रात डर की एक नई कहानी दस्तक देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो शुरू होती है पटना से रांची जाने वाले एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी से। एक आम सफर जो धीरे धीरे एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। रात का अंधेरा, सुनसान हाईवे और वो ट्रक जिसमें कुछ ऐसा था जिसने योगी और उसके खलासी मुश्ताक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी आपको नींद में भी सिहरने पर मजबूर कर देगी। ये है पटना से रांची, एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी, सिर्फ खौफ की दस्तक पर। मैं योगी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो नाम की नहीं, नसीब की है। दिन था मंगलवार का, जब मैंने पहली बार ये सफर शुरू किया, पटना से रांची तक का। जिंदगी में बहुत कुछ देखा था मैंने। पुलिस की नौकरी में लाशें, हादसे, खून, झूठ। मगर जो मैंने उस रात देखा वो किसी पुलिस रिपोर्ट में कभी दर्ज नहीं हो सकता। मैंने सरकारी वर्दी उतार दी थी कुछ महीने पहले। वजह थी मेरा घर। बीवी बीमार थी, बेटे की पढ़ाई रुकी पड़ी थी और कर्ज सिर पर। पुलिस डिपार्टमेंट से जितना मिलता था उसमें घर नहीं चल पाता था। इसलिए मजबूरन मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइविंग पकड़ ली। पुलिस वाला ट्रक ड्राइवर बन गया। लोग हंसते थे, मगर मुझे परवाह नहीं थी। कम से कम अब मैं अपने परिवार को भूखा नहीं सुला रहा था। मेरे साथ उस रात था मुश्ताक, मेरा खलासी, एक मुसलमान लड़का, उम्र में मुझसे करीब 10 साल छोटा, मगर दिल से बहुत सीधा। वो रोज नमाज पढ़ता था और रास्ते में जब भी कोई मजार या मंदिर दिखता तो दोनों हाथ जोड़ लेता। कहता, साहब, रास्ता लंबा है, अल्लाह से और भगवान दोनों से दुआ मांग लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देता। बस, दुआ से ज्यादा गाड़ी पर भरोसा रखो मुश्ताक, और ब्रेक पर। उस रात का सफर कुछ अजीब था। अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी। पटना की सड़कों पर धुंध छाई हुई थी। हमारा ट्रक नंबर BR 0 2J7712 पुराना था लेकिन भरोसेमंद। लोड में थे सीमेंट के बोरों के साथ कुछ मेटल के क्रेट, लेकिन कंपनी ने बताया था कि बीच में कुछ खास सरकारी माल भी है जिसकी जानकारी सिर्फ ड्राइवर को दी जानी चाहिए। मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किए, बस माल की सील चेक की, दस्तखत किए और इंजन चालू किया। रात के 9:30 बजे थे जब हम पटना से निकले। हाईवे पर गाड़ियां कम थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मुश्ताक ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। साहब, रात कुछ भारी लग रही है, उसने धीरे से कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, भारी नहीं मुश्ताक, ठंडी है बस। करीब 1 घंटे बाद हम बाढ़ से आगे निकल गए। रास्ते में एक ढाबे पर ट्रक रोका। मैंने चाय मंगवाई, मुश्ताक ने समोसे। ढाबे वाला अजीब नजर से देख रहा था। किधर जा रहे हो भाई? उसने पूछा। रांची, मैंने कहा। वो चुप हो गया, फिर बोला, साहब, रात में मत निकलना इस रास्ते से। पिछले हफ्ते एक ट्रक गायब हुआ है, माल मिला, ड्राइवर नहीं। मेरे कान खड़े हो गए। गायब मतलब? वो बोला। बस, ट्रक खाली मिला, जंगल के किनारे, न लाश न खून, बस ट्रक खड़ा था, इंजन ठंडा। मैंने हंसकर टाल दिया। अरे बाबा, पुलिस हूं मैं, डराने की जरूरत नहीं। लेकिन मुश्ताक का चेहरा उतर गया था। साहब, अल्लाह की कसम, सुन लो उसकी बात। मैंने उसका कंधा थपथपाया। चलो डरपोक, रांची पहुंचते ही बोनस मिलेगा, बस रास्ते में सोचना मत ज्यादा। ढाबे से आगे बढ़े तो सड़क वीरान थी। चारों तरफ खेत, कुछ दूर पेड़ों की काली आकृतियां और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें। मेरे ट्रक के हेडलाइट्स सड़क पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी अंधेरे कुएं में टॉर्च की रोशनी गिर रही हो। करीब 12 बजे के आसपास हमें जंगल का इलाका शुरू हुआ। मुश्ताक ने कहा, साहब, ये वही रास्ता है ना जहां ट्रक वाला गायब हुआ था? मैंने कहा, हां, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तभी अचानक कुछ साया हेडलाइट के सामने से गुजरा। इतना तेज कि मैं सिर्फ उसका साया देख पाया, मानो कोई इंसान सड़क पार कर गया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके में रुका और माल हल्का सा हिला। मुश्ताक डर गया। क्या हुआ साहब? किसी को टक्कर तो नहीं लगी? मैं ट्रक से नीचे उतरा।
हवा ठंडी थी, पर मेरे माथे पर पसीना था। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और पेड़ों की सरसराहट। मैंने टॉर्च जलाई, पर रोशनी में कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, जैसे कोई कीचड़ में पैर घसीट रहा हो। मैं पलटा, कुछ नहीं था। मुश्ताक ट्रक से चिल्लाया, साहब जल्दी आइए। मैं वापस चढ़ा और कहा, कुछ नहीं था वहां। लेकिन तभी मैंने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे कुछ था, एक परछाई, काली, लंबी, सड़क पर खड़ी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मुश्ताक, देखो पीछे कोई है क्या? वो मुड़ा, खिड़की से झांका और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, कोई औरत है पीछे। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर किए, लेकिन कुछ नहीं था। खाली सड़क, सिर्फ कुहासा। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और कहा, अब कुछ मत बोलना, बस चलने दो। मुश्ताक बड़बड़ा रहा था, कुरान की कसम, मैंने औरत देखी थी, सफेद कपड़ों में। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरे दिल की धड़कन तेज थी। करीब 15 मिनट बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। बैटरी फुल थी, डीजल पूरा, लेकिन इंजन सन्नाटे में था। मुश्ताक ने कांपते हुए कहा, साहब कुछ गड़बड़ है। मैंने गुस्से में कहा, अबे चुप रह, इंजन ओवरहीट हुआ होगा। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला। भाप निकल रही थी, लेकिन इंजन ठीक लग रहा था। तभी हवा में से एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी। मैंने चारों ओर देखा और देखा कि हमारे ट्रक के ठीक पीछे कोई खड़ा है। इस बार साफ दिखा, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे और चेहरा धुंधला। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रोशनी में। मैंने टॉर्च उसकी तरफ फेंकी और वो गायब हो गई। बस इतना सुना, वापस जा योगी, मेरे नाम की आवाज थी वो। मुश्ताक चिल्लाया, साहब चलिए अंदर। मैं हड़बड़ाकर ट्रक में वापस चढ़ा, चाबी घुमाई और इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया और पूरी स्पीड में ट्रक भगाया। मुश्ताक कांप रहा था। साहब, उसने आपका नाम कैसे लिया? मैंने कहा। चुप रह मुश्ताक, कुछ मत बोल। पर मेरे अंदर डर नहीं, सवाल था, वो कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था? हम रांची के रास्ते पर थे, लेकिन अब सड़क बदल चुकी थी। जीपीएस बंद था, सिग्नल गायब और सड़क एक अंधेरे जंगल में गुम हो चुकी थी। मैंने ट्रक रोका, बाहर देखा। बोर्ड पर लिखा था, मकंदपुर, आगे जाना मना है। पर मैं तो पहले ही मकंदपुर पार कर चुका था। ट्रक के सामने जब मकंदपुर, आगे जाना मना है वाला बोर्ड दिखा, तो दिल के अंदर एक अजीब सा डर घुस गया। मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, न हवा की सरसराहट, न झिंगुरों की आवाज, न कोई हॉर्न, बस एक डरावना सन्नाटा जो कान फाड़ दे। मुश्ताक ने कांपते हुए कहा, साहब, ये तो वही इलाका है ना जहां वो ट्रक गायब हुआ था। मैंने सख्ती से कहा, हां, लेकिन अब डरने का वक्त नहीं, समझदारी से चलना है। मैंने मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं, जीपीएस तो पहले ही बंद हो चुका था। सामने सड़क दो तरफ बट रही थी। एक रास्ता गहरे जंगल की तरफ जाता था और दूसरा आधा टूटा हुआ, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। मैंने कहा, बाईं चलते हैं, शायद ये छोटा रास्ता हो। मुश्ताक बोला, साहब, दाईं तरफ गांव दिख रहा है शायद। मैंने देखा, सच में दाईं तरफ धुंध में कुछ रोशनी सी झिलमिला रही थी, जैसे कोई घर या दुकान हो। चलो पहले वहीं चलते हैं, पानी पी लेंगे और किसी से रास्ता पूछ लेंगे, मैंने कहा। ट्रक धीरे धीरे उस दिशा में चला। करीब आधा किलोमीटर बाद हमें एक छोटा सा ढाबा दिखा, जिसके बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। ढाबा बिल्कुल वीरान था, बस दरवाजा आधा खुला। मैंने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। मुश्ताक बोला, साहब, अंदर कोई नहीं है। मैंने कहा, चुप रह, देखते हैं। हम दोनों नीचे उतरे। ढाबे के अंदर धुआं था, जैसे किसी ने अभी अभी चूल्हा जलाया हो। टेबल पर आधा भरा हुआ गिलास पड़ा था और एक थाली में रोटी आधी खाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां बैठा हो और अचानक भाग गया हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं और एक कोने में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर, जिस पर तिलक लगा था और हार चढ़ा हुआ था। नीचे लिखा था, धर्मपाल यादव,
इस ढाबे के मालिक लापता। 2021। मुश्ताक की सांसें तेज हो गईं। साहब, ये तो वही साल है जब पहला ट्रक गायब हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकलने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मेरे कदम रुक गए, क्योंकि दरवाजे पर किसी ने मिट्टी से लिखा था, मकंदपुर से वापस जा, योगी। मैंने तुरंत बाहर देखा, कोई नहीं था। मुश्ताक डर के मारे पीछे हट गया। साहब, कोई आपका नाम कैसे जान सकता है? मैंने कहा, शायद किसी ने मजाक किया है। पर भीतर कुछ कह रहा था। हमने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गए। अब सड़क और तंग हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ ऐसे झुके थे जैसे रास्ता निगलने को तैयार हों। इंजन की आवाज अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। अचानक सामने सड़क पर कुछ पड़ा दिखा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। टॉर्च उठाई और बाहर गया। सड़क पर एक पुलिस कैप पड़ी थी। मैंने उठाई। उस पर लिखा था, बिहार पुलिस। मेरी सांसें थम गईं। वो वही कैप थी जो मैंने 2 साल पहले खो दी थी, ड्यूटी के वक्त, जब एक केस में एक बच्चा गायब हुआ था। वही बच्चा जिसकी लाश कभी नहीं मिली। मुश्ताक ने डरते हुए पूछा, साहब, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो अंदर। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कैप ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दी, इंजन चालू किया और गाड़ी फिर चल पड़ी। करीब आधा घंटा बाद ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मुश्ताक ने खिड़की खोली। साहब, ये कैसी बदबू है? मैंने कहा, शायद सीमेंट के बोरे में कुछ गिर गया होगा। मैंने पीछे झांका। माल के बीचों बीच एक बोरा हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। मुश्ताक, टॉर्च दो। मैं ट्रक रोके बिना ही पीछे झांकने की कोशिश करने लगा। तभी बोरा फट गया और उसमें से खून जैसा कुछ बहने लगा। मुश्ताक चीख पड़ा, साहब, ये क्या है? मैंने ट्रक रोक दिया। बोरे के अंदर कुछ था। मैंने हिम्मत करके हाथ डाला। वो एक बच्चे का खिलौना ट्रक था, टूटा हुआ, खून में सना। मैं उसे पहचान गया। वो वही खिलौना था जो उस गायब बच्चे का था। वही बच्चा जिसका केस मेरे जिम्मे था जब मैं पुलिस में था। मेरी आंखों के सामने सब घूम गया। बच्चे की मां रो रही थी। मैं वादा किया था, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन फिर केस दबा दिया गया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था कि बात दबा दो, मामला बड़ा है। मैंने मजबूरी में चुप्पी साध ली थी। और आज उसी बच्चे का खिलौना मेरे ट्रक में था। साहब, मुश्ताक फुसफुसाया, कहीं ये उसी का बदला तो नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरे हाथों में ठंडक थी और दिल में एक बोझ। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन अब लगता था सड़क नहीं, कोई हमें चला रहा है। कुछ देर बाद दूर एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखा, हाथ हिला रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। वो करीब 40 साल का दिख रहा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा सूजा हुआ। भाई, लिफ्ट दे दो, ट्रक में जगह है क्या? उसने कहा। मुश्ताक डरते हुए बोला, साहब, मत रोको। पर मैं पुलिस वाला था, किसी की मदद ठुकरा नहीं सकता था। मैंने ट्रक रोका और उसे चढ़ा लिया। वो आदमी चुपचाप पीछे बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, बस आगे, गांव तक। आवाज अजीब थी, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। मैंने रियर मिरर में देखा, वो आदमी गायब था। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। मुश्ताक ने कहा, साहब, मैं तो कुछ नहीं देख पाया। मैंने ट्रक रुकाया, उतरकर चारों तरफ देखा, पर सड़क खाली थी। बस पेड़ों पर काले कौए बैठे थे, जो एक साथ कांव कांव करने लगे। मैंने फिर पीछे देखा। वो आदमी अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था, धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर नहीं, शरीर घसीट रहा हो। और जब हेडलाइट उस पर पड़ी, तो मैंने देखा, उसके चेहरे पर वही खिलौना ट्रक टंगा था, धागों से बांधा हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा उसी में बांध दी हो। मुश्ताक चीख पड़ा, साहब, भागिए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन मिरर में मैंने देखा, वो आदमी अब ट्रक के पीछे भाग रहा था और हंस रहा था। उसकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वापस जा योगी, तेरे गुनाहों की सड़क रांची तक नहीं जाती। मेरे हाथ अब तक कांप रहे थे, लेकिन ट्रक रुका नहीं। मुश्ताक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था
और मैं सामने की सड़क को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। सामने से आती हवा ठंडी थी, मगर बदन पर पसीना चिपका हुआ था। हर बार जब टायर किसी गड्ढे पर गिरता तो दिल ऐसे धड़कता जैसे सीने के भीतर बम फूटने वाला हो। साहब, मुश्ताक ने धीरे से कहा, हम वापस चलें, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, नहीं मुश्ताक, अब वापस नहीं जाएंगे। जो भी है सामने से निपटेंगे। मेरी आवाज में डर छुपा था, मगर मुश्ताक को पता नहीं चलने दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। ट्रक का हेडलाइट जंगल की टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर गिर रहा था, लेकिन अब रास्ता कुछ बदल चुका था। कहीं कहीं सड़क बिल्कुल नई जैसी दिखती और कुछ मीटर आगे मिट्टी की टूटी फूटी, जैसे कोई हमें भटका रहा हो। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, बच्चे की हंसी, धीरे धीरे, बहुत हल्की, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर फुसफुसाया हो। मैंने एकदम ब्रेक मारा। क्या हुआ साहब? तूने कुछ सुना? क्या? बच्चे की हंसी। मुश्ताक ने सिर हिलाया। नहीं साहब, कुछ नहीं। मैंने शीशे में देखा। ट्रक के पीछे धुंध में कुछ हलचल थी, जैसे किसी ने दरवाजा छुआ हो। मैं धीरे धीरे बाहर उतरा। हवा भारी थी, ठंडी और गीली। टॉर्च जलाई। पीछे सिर्फ सड़क थी और पेड़ों के बीच अंधेरा। मैं ट्रक के पीछे गया। सीमेंट के बोरे अब भी वहीं थे, लेकिन एक बोरे के ऊपर बच्चे के पैरों के निशान थे, मिट्टी में बने हुए, छोटे छोटे, गीले। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च उन निशानों पर फेरी और देखा कि वो ट्रक के नीचे जा रहे हैं। मैं नीचे झुका, झांक कर देखा, और वहां एक बच्चा बैठा था। आंखें पूरी सफेद, चेहरा नीला पड़ा हुआ, और हाथ में वही खिलौना ट्रक था। बाप रे! मेरे मुंह से निकला। बच्चे ने सिर उठाया और कहा, मुझे क्यों नहीं बचाया? साहब, मेरी टांगें जड़ हो गईं। वो वही बच्चा था, वही जिसे मैंने ढूंढने का वादा किया था। मेरे होंठ सूख गए, आवाज नहीं निकली। मैं धीरे से पीछे हटने लगा, तभी उसने खिलौना ट्रक जमीन पर पटक दिया। आवाज गूंजी, थक थक थक, और साथ ही ट्रक के इंजन ने अपने आप स्टार्ट ले लिया। साहब, गाड़ी अपने आप चली रही है, मुश्ताक चिल्लाया। मैं किसी तरह ट्रक में वापस चढ़ा। गियर अपने आप बदल रहे थे, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मुश्ताक सीट से चिपक गया था। साहब, अल्लाह का नाम लो, मैंने कहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोनों के मुंह से दुआ और मंत्र एक साथ निकले, और तभी ट्रक झटका खाकर रुक गया। चारों तरफ फिर सन्नाटा। मैंने शीशे में देखा, बच्चा गायब था। बस मिट्टी के निशान बचे थे। मैंने गहरी सांस ली, इंजन बंद किया और सिर सीट पर टिकाया। साहब, मुश्ताक बोला, ये वही बच्चा है ना जिसका केस आपने बताया था? मैंने सिर झुका लिया। हाँ मुश्ताक, वही। तो फिर वो यहां कैसे? क्योंकि मैंने उसे कभी बचाया ही नहीं। मेरी आंखों में वो पुरानी रात घूम गई। वो बच्चा एक बड़े अफसर का भतीजा था और अपहरण में पुलिस की मिली भगत थी। मुझे केस दबाने का आदेश मिला था। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कागजों में फाइल बंद कर दी। और अब वो बच्चा मेरे रास्ते में था। साहब, मुश्ताक की आवाज कांप रही थी। अब क्या करेंगे? मैंने कहा, जो पाप किया है उसका हिसाब देना होगा। मतलब? इस रास्ते के अंत तक चलेंगे। हमने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। सड़क अब एकदम सुनसान थी, जैसे जंगल हमें निगल रहा हो। टायर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, मगर गाड़ी चल रही थी। कभी पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आती, कोई फुसफुसाता, कोई रोता। करीब 3 बजे हमें दूर एक पुराना मंदिर दिखा। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई और बीच में टूटी हुई मूर्तियां। मंदिर के पास एक कुआं था, जिसके किनारे लाल कपड़े के टुकड़े बंधे थे। मैंने ट्रक किनारे लगाया और नीचे उतरा। मुश्ताक ने कहा, साहब, यहां क्यों रुके? मुझे लगता है जवाब यहीं मिलेगा। हम दोनों मंदिर के भीतर गए। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने श्लोक धुंधले पड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, मंदिर के बीचों बीच एक पुलिस की टोपी और उसके ऊपर लाल सिंदूर। वो वही टोपी थी जो मैंने कुछ घंटे पहले सड़क पर उठाई थी। अब उस पर खून के धब्बे थे और नीचे मिट्टी में लिखा था, पाप वहीं लौटता है जहां से शुरू हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी के कदमों की आवाज थी।
धीरे धीरे कोई पास आ रहा था। मुश्ताक डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और वहां खड़ी थी वो औरत, वही सफेद साड़ी वाली जिसे हमने पहली रात देखा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें लाल, होंठ फटे हुए और गले में वही खिलौना ट्रक लटक रहा था। वो बोली, योगी, तूने जो दबाया था वो सच्चाई अब दबी नहीं रहेगी। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, उस बच्चे की मां। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। तूने कसम खाई थी उसे बचाने की, पर तूने वर्दी बेच दी और मेरे बेटे की लाश तक नहीं ढूंढी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मुश्ताक चीख पड़ा, साहब भागो! लेकिन मैं भाग नहीं सका। वो औरत मेरे पास आई और बोली, अब तेरा रास्ता रांची नहीं, मकंदपुर की मिट्टी है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन से हाथ निकलने लगे, काले, मिट्टी से लथपथ हाथ। उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया। मुश्ताक ने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो भी गिर पड़ा। हम दोनों चिल्ला रहे थे। फिर एक तेज हवा चली और सब गायब हो गया। हम फिर ट्रक के अंदर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी हथेलियों पर खून के निशान थे और मुश्ताक की गर्दन पर मिट्टी का हाथ का निशान। वो बोला, साहब, अब तो घर चलो। मैंने कहा, नहीं मुश्ताक, अब घर नहीं, अब सच्चाई तक। सामने का रास्ता फिर दो भागों में बंटा था। एक पर लिखा था रांची, 78 किलोमीटर, और दूसरे पर मकंदपुर गांव, 5 किलोमीटर। मुश्ताक बोला, रांची चलो। मैंने कहा, नहीं, मकंदपुर, क्योंकि मुझे पता था जो कुछ शुरू हुआ था वो वहीं खत्म होगा। रात करीब 9:30 बज चुकी थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी। पटना से हम अब तक लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। सड़क पर हर तरफ कीचड़ और अंधेरा पसरा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं, योगी, एक पुलिस वाला जो अपनी ड्यूटी और परिवार के बीच बंटा हुआ था, अब एक ट्रक ड्राइवर की तरह सफर कर रहा था। मुश्ताक बगल में बैठा था, गीली रुमाल से बार बार विंडशील्ड साफ कर रहा था। भाई, ये मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हवा में कुछ अजीब सी ठंडक है, मुश्ताक ने कहा। मैंने सिगरेट का एक कश लेते हुए जवाब दिया, ठंडक नहीं मुश्ताक, ये पहाड़ी इलाका है। यहां हवा हमेशा ऐसी ही चलती है। लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ बेचैनी हो रही थी। पिछले 3 घंटे से हमारे पीछे एक सफेद बोलेरो चल रही थी। कई बार मैंने स्पीड बदली, वो गाड़ी भी वैसे ही चलती रही। मुश्ताक ने भी गौर किया था। यार, वो बोलेरो पीछे से हट क्यों नहीं रही? उसने डर भरी आवाज में कहा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। हेडलाइट्स सीधी हमारी आंखों पर पड़ रही थीं। शायद किसी गांव का बंदा होगा जो इसी रास्ते जा रहा होगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी। बारिश और बढ़ गई थी। ट्रक की वाइपर लगातार चल रहे थे, मगर दृश्यता फिर भी कमजोर थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सिर से पांव तक भीगी हुई। वह हाथ हिला रही थी जैसे हमें रोकना चाहती हो। मुश्ताक ने डरते हुए कहा, भाई, मत रुकना, ये रात का वक्त है। मैंने भी मन में यही सोचा, लेकिन पुलिस वाले फर्ज ने पकड़ लिया। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और ट्रक उसके पास रोक दिया। वह औरत खिड़की के पास आई। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। बेटा, मुझे रांची तक जाना है, बहुत जरूरी काम है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने देखा, उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। अम्मा, हम ट्रक में जा रहे हैं, बारिश में मुश्किल होगी, मैंने कहा। लेकिन तभी मुश्ताक ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, नीचे देखो। मैंने नीचे देखा। उस बूढ़ी औरत के पैर जमीन पर नहीं थे। वह थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मुश्ताक ने कांपती आवाज में कहा, वो इंसान नहीं थी भाई, अल्लाह कसम, मैंने साफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिल में या राम निकला। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन बोलेरो अब फिर से पीछे आ गई थी। बारिश की बूंदों के बीच हेडलाइट्स चमक रही थीं, जैसे कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भाई, कहीं ये सब जुड़ा हुआ तो नहीं? मुश्ताक बोला। किससे? मैंने पूछा।
उस औरत से, उस बोलेरो से। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया। दूसरी तरफ वही औरत की आवाज थी। बेटा, रुक क्यों गए थे? मुझे रांची तक पहुंचना है। फोन मेरे हाथ से गिर गया। ट्रक हिल गया। मुश्ताक चीखा, भाई, ध्यान दो रास्ते पर। मैंने स्टीयरिंग संभाला, लेकिन अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा, बारिश की आवाज और इंजन की घर्राहट। भाई, अब तो मैं उतर जाऊं। मुश्ताक आधा डर से कांप रहा था। नहीं, मैंने कहा, अब जो भी है, हमें रांची तक पहुंचना ही है। ट्रक फिर चल पड़ा। बोलेरो अब गायब थी, लेकिन मैं जानता था असली डर अब भी शुरू हुआ है, क्योंकि उस फोन की घंटी अब भी ट्रक के स्पीकर में बज रही थी। रात करीब 11 बज चुकी थी। बारिश अब कुछ कम हो चुकी थी, मगर ट्रक के नीचे की सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई छोटा सा दरिया निकल आया हो। हवा में मिट्टी और डीजल की गंध घुली हुई थी। मैं चुपचाप स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, जबकि मुश्ताक का चेहरा पीलापन लिए बगल में बैठा था। भाई, अभी अभी जो फोन आया था, उसका नंबर सेव कर लिया? उसने डरते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं मुश्ताक, वो नंबर खुद ब खुद गायब हो गया। गायब? हाँ, मोबाइल की कॉल लिस्ट में भी नहीं है। मुश्ताक का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, भाई, ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस औरत का चेहरा और वो बोलेरो, कुछ तो जुड़ा हुआ है। मैंने ट्रक की हेडलाइट सीधी की और गहरी सांस ली। हो सकता है, लेकिन जब तक मंजिल नहीं पहुंचते, रुकने का सवाल ही नहीं। सामने पहाड़ी मोड़ शुरू हो गया था। रास्ता फिसलन भरा था और हर मोड़ पर अंधेरे का एक नया टुकड़ा हमें निगलता जा रहा था। मैंने स्पीड कम कर दी। मुश्ताक ने अपने सीने पर हाथ रखा। भाई, कुरान की कसम, अगर रांची पहुंच गए तो मैं 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं हंसा। भाई, डर मत। हम पुलिस वाले हैं, डर को पकड़ते हैं, भागते नहीं। पर सच ये था कि मेरी हंसी के पीछे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। करीब आधा घंटा बाद हमें आगे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। शंकर ढाबा। ढाबे के बाहर 2 ट्रक खड़े थे और अंदर से धुएं और पराठों की खुशबू आ रही थी। मैंने ट्रक रोका। चल, थोड़ी चाय पी लेते हैं। आंखें भारी हो रही हैं। हम अंदर गए। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा मालिक था और एक लड़का जो स्टोव के पास बैठा रोटियां सेंक रहा था। क्या लोगे साहब? बूढ़ा बोला। 2 चाय और अंडा पराठा, मैंने कहा। मुश्ताक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। भाई, कुछ अजीब लग रहा है यहां। क्यों? देखना, कोई और ग्राहक नहीं है। वो दोनों ट्रक बाहर खड़े हैं, पर अंदर कोई नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया। जब चाय आई, मैंने पहला घूंट लिया। बहुत कड़वी थी, जैसे उसमें चीनी डालना भूल गए हों। मैंने मुश्ताक की तरफ देखा। तेरी चाय कैसी है? थोड़ी फीकी, मगर गर्म है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। तभी मैंने देखा, दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में वही बूढ़ी औरत थी जिसे हमने सड़क पर देखा था। उसके नीचे लिखा था, लापता, सावित्री देवी, आखिरी बार रांची रोड पर देखी गई 3 साल पहले। मेरे हाथ से कप छूट गया। चाय नीचे फैल गई। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब क्या करोगे? मैंने बूढ़े ढाबे वाले की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था। तुम दोनों कहां से आ रहे हो? उसने पूछा। पटना से, मैंने जवाब दिया। रांची जा रहे हो? हाँ। वह मुस्कान थोड़ी चौड़ी हुई। तो सावधानी से जाना। उस रास्ते पर रात को बहुत कुछ दिखता है जो असल में होता नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिल चुकाया और जल्दी जल्दी ट्रक में लौट आए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन 3 बार कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुआ। मुश्ताक ने कहा, भाई, शायद पानी चला गया इंजन में। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। भाई, मुश्ताक चीखा, कोई तो अंदर है। मैं तुरंत दरवाजा खोला, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर एक गीला साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, वही कपड़ा जो उस औरत ने पहना था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत इंजन चालू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। भाई, जल्दी निकालो यहां से। मुश्ताक ने सीट बेल्ट कस ली।
हम ट्रक लेकर ढाबे से आगे बढ़ गए। लगभग 1 किलोमीटर बाद मैंने मिरर में देखा, वो ढाबा अब वहां नहीं था। जहां ढाबा था वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी और टूटी हुई दीवारें। मुश्ताक रो पड़ा। भाई, हम किस जगह रुक गए थे? मैंने बस कहा, जहां मौत की यादें जिंदा हैं। सड़क पर अब फिर वही बोलेरो दिखी। इस बार वो आगे थी। उसकी रियर विंडो पर मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, मुझे रांची पहुंचा दो, योगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। मैंने मुश्ताक की तरफ देखा। भाई, उसने मेरा नाम कैसे जाना? उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ ट्रक के इंजन की घर्राहट और पहाड़ी सन्नाटा था। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। आसमान में बिजली की चमक के साथ बादल गरज रहे थे और हर गरज के साथ मेरा दिल ऐसे धड़क उठता जैसे किसी ने सीने पर हथौड़ा मारा हो। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क के दोनों ओर पड़े पेड़ों के बीच किसी डरावनी परछाई को बनाती थीं। मैं और मुश्ताक चुप थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा था। वही अनजान नंबर फिर से कॉल कर रहा था। मैंने स्क्रीन को देखा। नंबर के नीचे लिखा था, सावित्री देवी कॉलिंग। मुश्ताक ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये मोबाइल फेंक दो। अल्लाह की कसम, ये चीज अब हमारी जान ले लेगी। मैंने फोन उठाकर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उंगली आंसर पर गई, ट्रक अपने आप झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारे सांसों की धड़कनें। भाई, ये क्या हुआ? मुश्ताक बोला। मैंने कहा, शायद इंजन में पानी चला गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्रक के नीचे से जैसे किसी ने धक करके लात मारी हो। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक ट्रक के पीछे कोई तेजी से भागता दिखा। सफेद साड़ी में वही औरत। उसके बाल खुले हुए थे और वह किसी पागलपन में हंस रही थी। मैं जड़ हो गया। मुश्ताक सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। वह औरत ट्रक के सामने आई और सीधा बोनट पर चढ़ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई बुझा हुआ कोयला फिर जल उठा हो। उसने अपनी हथेलियों से विंडशील्ड पर थपकियां दी। थक, 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 और फिर एकदम से गायब। मैंने डरते हुए इग्निशन की चाबी घुमाई। ट्रक चालू हो गया। मुश्ताक ने कहा, भाई, मैं अब और नहीं चला पाऊंगा, अल्लाह की कसम, रुक जा। नहीं मुश्ताक, अब बीच में नहीं रुक सकते। जो भी है, हमें रांची तक पहुंचना ही होगा। ट्रक फिर आगे बढ़ा। सड़क अब पहाड़ी और घुमावदार थी। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ किलोमीटर बाद अचानक रोड के किनारे पुलिस का चेक पोस्ट दिखा। मैंने राहत की सांस ली। चलो, इंसान दिखेगा तो थोड़ा सुकून मिलेगा। हम ट्रक रोककर नीचे उतरे। 3 पुलिस वाले बैठे थे, रेनकोट पहने हुए, आग के पास चाय पी रहे थे। एक ने टॉर्च मेरी आंखों पर मारी। कहां जा रहे हो? रांची साहब। कहां से? पटना से। वो थोड़ी देर हमें घूरता रहा, फिर बोला, तुम दोनों ही हो ट्रक में? हाँ, क्यों? वो बोला, क्योंकि इस सड़क से 2 घंटे पहले एक ट्रक गया था। उसमें ड्राइवर और खलासी थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उनका एक्सीडेंट यहीं से 5 किलोमीटर आगे हुआ। मैं सन्न रह गया। साहब, दोनों बचे? वो पुलिस वाला बोला, नहीं, दोनों की मौत हो गई। मुश्ताक के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या नाम था उनका? उसने डरते हुए पूछा। पुलिस वाले ने अपने कागज देखे। ड्राइवर योगी और खलासी मुश्ताक। हम दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकली। साहब, वो नाम फिर से बोलिए, मैंने कांपते हुए कहा। वो बोला, यही लिखा है, योगी और मुश्ताक, ट्रक नंबर BR 214587। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हमारे ट्रक पर वही नंबर लिखा था। मेरा गला सूख गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा। वो पुलिस वाला मुस्कुराया। अगर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो। मोड़ पार करते ही उनका ट्रक वहीं है। मैं और मुश्ताक एक दूसरे को देखते रह गए। फिर हमने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि स्टीयरिंग हिल रहा था। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंचे जहां पुलिस वाले ने बताया था। वहां सचमुच एक ट्रक पलटा पड़ा था। ट्रक का रंग वही, नंबर वही, और बोनट पर खून के निशान। मुश्ताक ने रोते हुए कहा, भाई, ये हमारा ही ट्रक है।
मैं उतरा और अंदर सीट पर दो लाशें पड़ी थीं, एक मेरी जैसी, दूसरी मुश्ताक जैसी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कानों में वही औरत की आवाज गूंजने लगी। बेटा, मैंने कहा था ना, मुझे रांची पहुंचा दो। फिर बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कह रहे थे, आपको जंगल में बेहोश पाया गया, आपके साथ कोई नहीं था। मैंने पूछा, मुश्ताक? डॉक्टर ने सिर हिलाया। आप अकेले मिले थे, कोई मुश्ताक नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने पार्किंग में एक ट्रक खड़ा था, उसी नंबर का, BR 214587। उसके शीशे पर मिट्टी में लिखा था, रांची पहुंच गए, योगी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और तभी मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, सावित्री देवी कॉलिंग। सुबह की हल्की रोशनी हॉस्पिटल की खिड़कियों से छन रही थी, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी काले बादलों की तरह मौजूद था। मैं, योगी, पुलिस वाला और ट्रक ड्राइवर अभी भी अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था, मगर हर धड़कन के साथ पिछले रात की घटनाएं फिर से सामने आ रही थीं। मुश्ताक कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने नर्स से पूछा, मुश्ताक? वो सिर हिलाकर बोली, आप अकेले मिले थे, कोई और नहीं था। मैंने अपना सिर पकड़ा। कैसे? वो ट्रक, वो बोलेरो और वो औरत। मेरे मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। मैंने कांपते हुए स्क्रीन देखा, सावित्री देवी कॉलिंग। हाथ कांप रहे थे। मैं फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत की आवाज थी, मगर अब शांत। योगी, अब तुम समझ गए कि जो पाप किया उसका हिसाब देना जरूरी था। तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मैंने सांस ली। तो मैं जीवित हूं? वो बोली, हां बेटा, लेकिन तुम्हें अब अपने कर्मों का हिसाब रखना होगा। ये सफर सिर्फ डर का नहीं था, ये तुझसे सच्चाई की राह पर चलने की परीक्षा थी। फोन कट गया। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया। सड़क पर धुंध छाई हुई थी और रांची की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान। ट्रक वहीं खड़ा था, नंबर वहीं, BR 214587। मैंने देखा, ट्रक का दरवाजा खुला था और अंदर वही खिलौना ट्रक पड़ा था जो उस बच्चे का था। मुश्ताक अचानक मेरे पीछे आया। साहब, मैं भी अभी अभी होश में आया हूं। मुझे याद नहीं कि कैसे हॉस्पिटल पहुंच गया। हम दोनों ने आंखें मिलाईं। चलो, मैंने कहा, अब रांची पहुंचते हैं, और इस बार कोई डर नहीं, केवल सच्चाई। ट्रक स्टार्ट किया। सड़क पर बारिश की बूंदें अब हल्की हो गई थीं, लेकिन हर मोड़ पर वही डरावनी परछाइयां मौजूद थीं। मैंने मुश्ताक से कहा, याद है पिछली बार उस मोड़ पर बोलेरो पीछे थी? वो सिर हिलाया। हां। और फिर वो औरत। इस बार डर को पीछे छोड़ देंगे, ये सब हमारी परीक्षा थी। मुश्ताक चुप हो गया और मैं अपने मन में शांति पाने की कोशिश करने लगा। सफर लंबा था। हर मोड़ पर मुझे वही लापता बच्चे की याद आ रही थी, वही खिलौना ट्रक, वही सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन अब डर के बजाय गुस्सा और पछतावा साथ था। आखिरकार सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी में रांची शहर दिखने लगा। ट्रक का इंजन धीमा हुआ और हम शहर की भीड़ में घुल गए। मुश्ताक ने राहत की सांस ली। भाई, आखिरकार रांची। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर लोग, वाहन, दुकानें। पर मेरे मन में अब भी वो रात और ढाबा, वो खेलती हुई परछाइयां और वो खिलौना ट्रक बार बार घूम रहा था। मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, हमें अब सच का सामना करना होगा, और अपने कर्मों का हिसाब भी। मुश्ताक ने सिर हिलाया। साहब, शायद यही हमारी असली डिलीवरी थी। न माल, न पैसा, केवल हमारी आत्मा की सफाई। हमने ट्रक को पार्क किया, खिलौना ट्रक डैशबोर्ड पर रखा, और दोनों ने अपने अपने मोबाइल खोले। मुश्ताक ने कहा, साहब, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, सच्चाई की भी है। मैंने सिर हिलाया। हां, और अब कोई पीछे नहीं, केवल आगे। रांची की सुबह ने हमें धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर खींचा, लेकिन ट्रक पर वही नंबर, वही खिलौना और वही यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब डर के बिना जी सकते हैं क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जब तक हम अपने कर्मों से भागेंगे नहीं। साथ में हमने ट्रक का इंजन बंद किया, और इस बार रांची की सड़क पर हम अपने अतीत के डर को पीछे छोड़ते हुए
आगे बढ़े। रांची की सुबह हल्की धूप के साथ आई थी, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी पिछली रात की ठंडक और डर मौजूद था। मैं, योगी, पुलिस वाला और ट्रक ड्राइवर और मुश्ताक शहर की भीड़ में ट्रक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ट्रक का इंजन अब शांत था, लेकिन डैशबोर्ड पर वही खिलौना ट्रक हमारी आंखों में डर और यादें दोनों ला रहा था। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब लगता है कि वो रात हमारी चेतावनी थी, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। मैंने गहरी सांस ली। मुश्ताक, अब हम रांची पहुंच गए हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमें अपने कर्मों का हिसाब करना होगा, और ये शहर, यहां हमारे अतीत से जुड़े कई राज छिपे हैं। हमने ट्रक पार्क किया और खुद को थोड़ा संभाला। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा था, लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर हमारे मन में वही डर और बेचैनी थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अभी भी मुझे लगता है कि हमें वो औरत और वो बोलेरो पीछा कर रहे हैं। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? मैंने सिर हिलाया। सुरक्षित तभी होंगे जब हम अपने पापों का सामना करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। यही हमारी परीक्षा थी। जैसे ही हम ट्रक से उतरते, हमें एक पुरानी इमारत दिखाई दी। इमारत की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां बिखरी हुईं। मुश्ताक ने डरते हुए कहा, भाई, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। यही वो जगह है जहां उस बच्चे का आखिरी पता मिला था। हम इमारत के अंदर गए। अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी। दीवारों पर पुराने पोस्टर और फोटो लगे थे, और सबसे ऊपर वही खिलौना ट्रक फिर दिखा, इस बार फर्श पर, खून के धब्बों के पास। मुश्ताक ने कांपते हुए कहा, भाई, ये तो वही है। मैंने नजदीक जाकर देखा। खिलौना ट्रक का ढक्कन थोड़ा खुला था और उसमें एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। मैंने नोट खोला। उसमें लिखा था, योगी, तुमने जो सच दबाया, अब सामने लाना होगा। मुश्ताक, तुम्हें भी अपनी आंखें खोलनी होंगी। बच्चों का खून अब तक मिटा नहीं है। हम दोनों चुप रह गए। मुश्ताक ने फुसफुसाया, भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, सच सामने लाना है, और वो जो भी था, वो अब हमें पीछे नहीं छोड़ने वाला। हमें शहर में रहकर उन पापों का सामना करना होगा। जैसे ही हम इमारत से बाहर निकले, सड़क पर वहीं बोलेरो खड़ी थी। इस बार ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था, और पीछे की सीट पर वहीं सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब भागना ही पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, भागना नहीं, अब सामना करना है। ट्रक स्टार्ट किया। बोलेरो हमारे पीछे धीरे धीरे चलने लगी। हम शहर की भीड़ में घुस गए, लेकिन मैं जानता था, डर सिर्फ पीछे नहीं है, वो हमारे कदमों के साथ चल रहा है। सड़क पर चलते हुए मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब हमें सबसे पहले उस केस के रिकॉर्ड्स ढूंढने होंगे, और वो ढाबे और मंदिर की जगहें हमें सच्चाई तक पहुंचाएंगी। मुश्ताक ने सिर हिलाया। सच में भाई, ये सफर डर का नहीं, हमारी आत्मा की सफाई का सफर है। हम ट्रक लेकर आगे बढ़े। बोलेरो अब हमारे करीब थी, और स्टीयरिंग मिरर में उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। लेकिन इस बार हमारे कदम सशक्त थे। हम जानते थे, डर के साथ साथ अब हम तैयार थे सामना करने के लिए। रांची की गलियां अब हमारे सामने थीं, और हमारी कहानी अब बस शुरुआत थी। रांची की गलियां सुबह की हल्की धूप में चमक रही थीं, लेकिन हमारी आंखों में वही डर और बेचैनी बनी हुई थी। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि पिछली रात केवल एक चेतावनी नहीं थी, ये हमारी आत्मा की परीक्षा थी। ट्रक पार्क किया और सीधे शहर के सबसे पुराने पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। भाई, अब हमें उन पुराने केस फाइल्स को देखना होगा, मैंने कहा। मुश्ताक ने सिर हिलाया। हाँ, और वो बच्चे का केस, जिसको हमने कभी सही ढंग से नहीं संभाला। स्टेशन में प्रवेश किया। कई पुलिस वाले अपने काम में व्यस्त थे। मैं सीधे रिकॉर्ड रूम की ओर गया। फाइल्स धूल से ढकी हुई थीं और कई साल पुरानी लग रही थीं। फाइल खोलते ही मुझे वही नाम मिला, सावित्री देवी का बच्चा, अपहरण केस, 3 साल पहले। मुश्ताक धीरे से बोला, भाई, ये वही केस है जिसने पिछली रात सब शुरू किया था। मैंने सिर हिलाया। लेकिन ये फाइल क्यों यहां?
हमने तो इसे दबा दिया था। जैसे ही हमने फाइल देखी, अचानक बिजली चली गई। स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मुश्ताक ने कांपते हुए कहा, भाई, ये फिर वही अंधेरा है। मैंने टॉर्च निकाली और फाइल को पकड़ लिया। जैसे ही मैंने फाइल पढ़ना शुरू किया, एक आवाज गूंजी, योगी, मुश्ताक, सच को दबाया नहीं जा सकता। हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर वही खिलौना ट्रक हल्का सा हिला। मुश्ताक ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, अब ये खेल खत्म करो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब नहीं, अब हम सच सामने लाएंगे। फाइल में लिखा था कि बच्चे का अपहरण एक रैकेट के कारण हुआ था और कुछ उच्च अधिकारी इसमें शामिल थे। मैंने अपने हाथ से दस्तावेज उठाया। मुश्ताक, हमें ये रिकॉर्ड्स बाहर ले जाना होगा और मीडिया या उच्च अधिकारी को देना होगा, तभी ये केस सुलझेगा। लेकिन तभी स्टेशन की खिड़कियों पर परछाइयां दिखीं। सफेद साड़ी वाली औरत, वही बोलेरो की परछाई, हर जगह। मुश्ताक का चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था। भाई, अब ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने फाइल और खिलौना ट्रक लिया और स्टेशन से बाहर भागा। ट्रक के पास पहुंचे, बोलेरो अब सड़क पर खड़ी थी और भीतर वही औरत बैठी थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, क्या करेंगे? मैंने जवाब दिया, अब सामना करेंगे, डर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे सच में बदलेंगे। हमने ट्रक स्टार्ट किया। बोलेरो हमारे पीछे धीरे धीरे चलने लगी। सड़क पर धुंध, बारिश की बूंदें और परछाइयां हमें घेर रही थीं, लेकिन इस बार हमारे कदम सशक्त थे। हमने तय किया कि केस को उजागर करेंगे, सच्चाई सामने आएगी, और शायद तभी ही ये डर और पाप खत्म होंगे। रांची की गलियों में ट्रक धीरे धीरे चलता रहा और पीछे वही बोलेरो हमारी हर चाल पर नजर रखे हुए थी। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह जानते थे कि ये डर केवल रात का नहीं, हमारे उन पापों का साया था जो हमने दबाए थे। हमने तय किया कि केस की फाइल्स सीधे जिला कलेक्टर और मुख्य मीडिया हाउस तक पहुंचाएंगे। मुश्ताक ने कहा, भाई, अगर वो औरत या बोलेरो हमें रोकने आए तो क्या करेंगे? मैंने सख्ती से कहा, मुश्ताक, अब डर से नहीं, केवल सच्चाई से लड़ेंगे। जो होना है वही होगा। ट्रक की गति बढ़ी। सड़कों पर लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हमारी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। मुश्ताक ने फिर देखा, बोलेरो अभी भी हमारे पीछे थी और इस बार उसके हेडलाइट्स सीधे हमारी आंखों में। जैसे ही हम मुख्य सड़कों पर पहुंचे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मुश्ताक ने चीखते हुए कहा, भाई, इंजन क्यों बंद हुआ? मैंने बाहर झांका। बोलेरो सड़क पर खड़ी थी और अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत हंस रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मुश्ताक, अब हमें समझना होगा कि यह केवल डर नहीं, ये चेतावनी भी है। मुश्ताक ने सिर हिलाया। हां, लेकिन चेतावनी इतनी खौफनाक नहीं होनी चाहिए थी। मैंने इंजन को फिर स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क के मोड़ पर अचानक हवा में कुछ हलचल हुई। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी। मुश्ताक चिल्लाया, भाई, ये असली नहीं हो सकती। मैंने ध्यान से देखा। वो हमारी ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार शांत, बिना किसी गुस्से या डर के। उसकी आंखों में अब सिर्फ चेतावनी थी। सच का सामना करो, अब देर मत करो। हमने तय किया, हम सीधे जिला कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। रास्ते में बोलेरो पीछे रही, लेकिन अब उसने हमारी रफ्तार नहीं रोकी। लगभग आधा घंटे बाद हम कार्यालय पहुंचे। दूसरे फर्श पर प्रवेश किया। मैंने फाइल्स और खिलौना ट्रक संभाला। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब जो भी होगा वो सच के साथ होगा। मैंने सिर हिलाया। हां, और यही हमारी अंतिम परीक्षा है। कलेक्टर के सामने फाइल्स रखीं। मैंने कहा, साहब, ये केस 3 साल पुराना है। कई अधिकारियों की मिलीभगत से दब गया था। अब इसे उजागर करना जरूरी है। कलेक्टर ने फाइल देखा और गंभीर होकर बोला, यह जानकारी बहुत संवेदनशील है, लेकिन आप दोनों की ईमानदारी काबिले तारीफ है। हम इसे तुरंत मीडिया और उच्च अधिकारियों को देंगे। मुश्ताक ने राहत की सांस ली। भाई, अब शायद डर खत्म होगा। मैंने खिलौना ट्रक देखा। अब वो शांत था। जैसे ही फाइल ऑफिस में जमा हुई, हमारे पीछे ट्रक की खिड़कियों में हल्की धुंध चली गई। मैंने पलटाकर देखा। बोलेरो नहीं थी। सफेद साड़ी वाली औरत भी गायब। मुश्ताक ने कहा, भाई, लगता है अब हमारी परीक्षा खत्म हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हां,
डर अब केवल यादें हैं, लेकिन सच और कर्म हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हमने ट्रक स्टार्ट किया और रांची की सड़कों में आगे बढ़े। रात का डर अब हमारी आंखों में नहीं था। हम जानते थे, अब जो भी होगा, हम अपने कर्मों और सच्चाई के साथ सामना करेंगे। रांची की सुबह अब पूरी तरह उजली थी, लेकिन हमारे मन में अभी भी पिछली रात की परछाइयां थीं। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल रात का नहीं, हमारी नीयत और कर्मों का साया था। हमने तय किया कि अब सिर्फ सच को सामने लाना ही हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रक शहर की भीड़ में धीरे धीरे चलता रहा और हर मोड़ पर हमें वही अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर तो कम है, लेकिन ये शहर बहुत रहस्यमय है। हर कोने में पिछली रात की परछाइयां नजर आ रही हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और यही हमें सच तक पहुंचाएगा। अब डर का समय खत्म, कार्रवाई का समय है। हमने तय किया कि बच्चों के केस और उन अधिकारियों की मिली भगत का सच उजागर करेंगे। पहले हमने उस पुराने मंदिर की तरफ रुख किया, जहां अक्सर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग जमा होते थे। मंदिर में प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने फोटो और नोट्स लगे थे। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, ये जगह बहुत शांत है, लेकिन भीतर कुछ गहरा डर है। मैंने नजरें घुमाई। वही खिलौना ट्रक फर्श पर रखा था। मैंने उसे उठाया और फाइल्स सामने रखी। जैसे ही मैंने फाइल पढ़ना शुरू किया, मंदिर के भीतर हल्की हवा चली और कोई नमी हमारी आंखों में आई। मुश्ताक ने पूछा, भाई, ये हवा क्यों? मैंने कहा, ये चेतावनी नहीं, ये संकेत है कि हम सही राह पर हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हमने तय किया कि केस की रिपोर्ट मीडिया और उच्च अधिकारियों तक जाएगी। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, सड़क पर वही बोलेरो खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई शांत थी और कोई खतरा नहीं दिख रहा था। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब लगता है कि ये सब हमारी परीक्षा थी। डर अब पीछे छूट गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब जो भी होगा, सच और कर्म हमारे साथ होंगे। ट्रक स्टार्ट किया और रांची की सड़कों में आगे बढ़े। रात का डर अब हमारे साथ नहीं था। हम जानते थे, अब केवल सच और न्याय की राह पर चलना बाकी है। रांची की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। शहर की गलियां और बाजार हलचल से भरे हुए थे, लेकिन मैं, योगी और मुश्ताक अपनी एक अलग दुनिया में थे। हमारी आंखों में डर का अक्स अब कम हुआ था, लेकिन पिछले अनुभवों की यादें हर कदम पर हमारे साथ थीं। हमने तय किया कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम होगा मीडिया और उच्च अधिकारियों के सामने पुराने केस की फाइल्स और सबूत पेश करना। मुश्ताक ने डरते हुए कहा, भाई, क्या सच सामने लाने के बाद भी वही औरत या बोलेरो हमारे पीछे आएगी? मैंने सख्ती से कहा, मुश्ताक, अब डर को पीछे छोड़ना होगा। अब केवल कर्म और सच्चाई की राह पर चलना है। हम ट्रक लेकर शहर के मुख्य मीडिया हाउस की तरफ बढ़े। सड़कें भीड़ से भरी थीं। लोग काम में व्यस्त थे, लेकिन हमारे मन में अब केवल मिशन की गंभीरता थी। मुश्ताक ने देखा, पीछे सड़क पर कोई बोलेरो नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। भाई, लगता है अब पीछा नहीं कर रहे। हम मीडिया हाउस पहुंचे और सीधे एडिटर के कार्यालय में गए। मैंने फाइल्स और खिलौना ट्रक संभाला और कहा, यह केस 3 साल पुराना है। कई उच्च अधिकारियों की मिली भगत से दब गया। अब इसे उजागर करना जरूरी है। एडिटर ने फाइल्स खोली। फोटो, नोट्स और खिलौना ट्रक देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यह गंभीर मामला है, इसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा, उसने कहा। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब शायद डर खत्म होगा। मैंने खिलौना ट्रक देखा। अब वह शांत था। जैसे ही रिपोर्ट मीडिया में गई, हमारी कहानी पूरे शहर में फैल गई। शाम होते होते जिला कलेक्टर से भी हमारे पास सूचना आई। केस को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। मुश्ताक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अब लगता है कि सच की जीत हुई। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सफर हमें हमेशा याद रहेगा। डर और सच्चाई दोनों साथ रहेंगे। ट्रक स्टार्ट किया और रांची की सड़कों में धीरे धीरे आगे बढ़े। रात का डर अब हमारे साथ नहीं था। हम जानते थे, अब केवल कर्म और सच्चाई की राह पर चलना बाकी है। रांची की रात अब गहरी थी। शहर की गलियां सुन्न और सुनसान थीं, लेकिन हमारे दिलों में अब भी हल्की बेचैनी थी। मैं,
योगी और मुश्ताक अब मीडिया और उच्च अधिकारियों के सामने केस पेश कर चुके थे। सच सामने आ गया था, लेकिन डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ट्रक पार्क करके हम होटल के कमरे में पहुंचे। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब शायद थोड़ी नींद ले लें, कल फिर नई शुरुआत होगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आंखें खुली ही रहीं। पिछली रात की यादें, वो बोलेरो, वो सफेद साड़ी वाली औरत और वह ढाबा, सब मेरे सामने घूम रहे थे। रात लगभग 1 बज चुकी थी। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था कि अचानक सड़क पर हलचल हुई। वही बोलेरो, बिना ड्राइवर के, हमारे होटल के सामने खड़ी थी। मुश्ताक चिल्लाया, भाई, देखो, वो वापस आ गई। मैंने कहा, शांति से, अब हमें डर के बजाय सामना करना है। हमने धीरे धीरे होटल की छत की ओर कदम बढ़ाए। बोलेरो अभी भी नीचे खड़ी थी। तभी एक ठंडी हवा चली और चारों ओर अजीब सी आवाज गूंजी। सच को दबाया नहीं जा सकता। मुश्ताक कांपते हुए बोला, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने गहरी सांस ली। अब केवल सामना करेंगे। डर अब हमारी राह नहीं रोक सकता। हम दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। बोलेरो के पास पहुंचे, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर वही खिलौना ट्रक पड़ा था। मैंने उसे उठाया और देखा। उसमें लिखा था, अब तुम सच के साथ सुरक्षित हो। मुश्ताक ने सिर हिलाया, भाई, अब शायद ये सब खत्म हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, डर केवल यादें बनकर रह गया। अब हम अपने कर्मों और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क पर खामोशी थी। बोलेरो अब गायब थी। सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई भी नहीं थी। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, लगता है अब डर पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने सिर हिलाया, हाँ, और ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा। डर, सच्चाई और हमारी परीक्षा। ट्रक धीरे धीरे शहर की सड़कों में आगे बढ़ा। रात का डर अब हमारे साथ नहीं था। हम जानते थे, अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। रांची की सुबह हल्की धूप के साथ आई और शहर की हलचल अब सामान्य लग रही थी। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि पिछली रात का डर केवल हमारी चेतावनी और परीक्षा थी। हमने तय किया कि अब शहर में रहकर अपने दैनिक काम में लग जाएंगे, लेकिन पिछले पापों और केस की यादें हमारे साथ थीं। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब लगता है कि डर खत्म हो गया, लेकिन ये अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैंने सिर हिलाया, हाँ, और यही हमें सच्चाई की राह पर बनाए रखेगा। हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। हर मोड़ पर अब कोई डरावनी परछाई नहीं थी। बोलेरो और सफेद साड़ी वाली औरत दोनों गायब हो चुकी थीं। हमने शहर के बच्चों के लिए राहत शिविर का दौरा किया। वहां के लोग हमारे पिछले केस के बारे में जानते थे और राहत महसूस कर रहे थे। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक बच्चों को दिया। बच्चों की खुशी देखकर हमारे मन में एक अजीब शांति आई। रात को होटल लौटते हुए मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब डर नहीं है, केवल यादें हैं, और ये यादें हमें आगे सही रास्ते पर चलने की सीख देंगी। मुश्ताक मुस्कुराया, हाँ, और अब हम अपने कर्म और सच्चाई के साथ जी सकते हैं। ट्रक पार्क किया और हमने फैसला किया कि अब अपने परिवार और शहर के लिए सही काम करेंगे। रात की खौफनाक यादें अब केवल हमारे मन में सीख बन गई थीं, लेकिन मेरे मन में एक बात हमेशा बनी रही, सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। डर केवल मार्गदर्शन है और कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। रांची की सड़कें अब शांत थीं। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब डर पीछे छूट चुका है और केवल सच्चाई और न्याय की राह आगे है। रांची में हमारा तीसरा दिन शुरू हुआ। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह यह समझ चुके थे कि डर केवल एक संकेत था, हमारे कर्मों और सच्चाई के प्रति चेतावनी। हमने तय किया कि अब ट्रक लेकर शहर में सुरक्षित डिलीवरी करेंगे, लेकिन पिछली रात की यादें हमारे साथ थीं। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब लगता है कि डर तो खत्म हो गया, लेकिन उस औरत और बोलेरो की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया, हाँ, यही हमें सतर्क बनाए रखेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। सुबह हम शहर की मुख्य सड़क पर ट्रक लेकर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारी निगाहें हर मोड़ पर सतर्क थीं। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब लगता है कि कोई खतरा नहीं है।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे मार्गदर्शक हैं। ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में हमें एक बच्चा मिला जो सड़क पर खेल रहा था। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उसके हाथ में दे दिया। बच्चे की मुस्कान देखकर हमारे मन में एक अजीब शांति और संतोष आया। शाम को हम होटल लौटे। मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब डर पीछे छूट चुका है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। हमें अपने कर्मों और सच्चाई की रक्षा करनी होगी। मुश्ताक ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हम अपने परिवार और शहर के लिए सही काम करेंगे। ट्रक पार्क किया और हमने शहर की हलचल को निहारते हुए तय किया कि अब हमारा जीवन नए सिरे से शुरू होगा। रात की खौफनाक यादें अब केवल हमारे मन में सीख बन गई थीं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात बनी रही, सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। डर केवल मार्गदर्शन है और कर्म ही भविष्य तय करते हैं। रांची की सड़कें अब शांत थीं। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब डर पीछे छूट चुका है और केवल सच्चाई और न्याय की राह आगे है। रांची में हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल संकेत था, हमारे कर्म और सच्चाई के प्रति चेतावनी। अब हम शहर में स्थायी रूप से बसने का फैसला कर चुके थे। मुश्ताक ने कहा, भाई, लगता है अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया, हाँ, यही हमें सतर्क रखेगी और सही रास्ते पर चलने की सीख देगी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की मुख्य सड़कों पर निकले। सड़कें हल्की भीड़ से भरी थीं, लेकिन हमारी निगाहें हर मोड़ पर सतर्क थीं। मुश्ताक ने धीरे से कहा, भाई, अब लगता है कि कोई खतरा नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे मार्गदर्शक हैं। ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिले जो सड़क पर खेल रहे थे। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में संतोष और शांति आई। शाम को हमने शहर के एक ढाबे पर खाना खाया। मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब डर पीछे छूट चुका है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। हमें अपने कर्मों और सच्चाई की रक्षा करनी होगी। मुश्ताक ने सिर हिलाया, हाँ, अब हम अपने परिवार और शहर के लिए सही काम करेंगे। रात को ट्रक पार्क करके हम शहर की हलचल को निहारते रहे। रात की खौफनाक यादें अब केवल हमारे मन में सीख बन गई थीं। मुश्ताक ने धीरे कहा, भाई, लगता है अब जीवन की नई शुरुआत हुई। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, और अब डर पीछे छूट चुका है, केवल सच्चाई और न्याय की राह आगे है। रांची की सड़कें अब शांत थीं। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब केवल सच्चाई और कर्म ही भविष्य तय करेंगे। रांची में हमारी जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल संकेत था और अब हमें अपने कर्म और सच्चाई की राह पर चलना था। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कें हल्की भीड़ से भरी थीं, लेकिन हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी अब कम थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब लगता है कि डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया, हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब शहर में रहकर अपने परिवार और बच्चों के लिए मदद करेंगे। रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिले जो सड़क पर खेल रहे थे। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हम शहर के एक पुराने मंदिर में पहुंचे। मैंने कहा, मुश्ताक, अब हमें अपने कर्मों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही हमें आगे सही राह दिखाएगा। मुश्ताक ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया। हमने दोनों फाइल्स और पुराने सबूत वहीं सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में किसी अन्याय को दबाया न जा सके। शाम को ट्रक पार्क करके हम शहर की हलचल को निहार रहे थे। मुश्ताक ने धीरे कहा, भाई, अब लगता है हमारी नई शुरुआत हो चुकी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब डर पीछे छूट चुका है। अब केवल सच्चाई और न्याय की राह बाकी है। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था।
मुश्ताक और मैं जानते थे अब डर पीछे छूट चुका है और केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगा था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल संकेत था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी अब कम थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। ट्रक लेकर हम शहर के दूर दराज इलाकों में पहुंच गए, जहां लोगों की मदद की जरूरत थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब लगता है कि हमारे काम से डर और पछतावा दोनों कम होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही सच्चाई का मार्ग है। डर केवल संकेत था, अब कर्म ही हमारी पहचान है। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले, जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक बच्चों को दिया। उनकी मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। शाम को हम शहर के एक पुराने ढाबे पर रुके। मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब डर पीछे छूट चुका है, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें अपने कर्म और सच्चाई की रक्षा करनी होगी। मुश्ताक ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हम अपने परिवार और शहर के लिए सही काम करेंगे। रात को ट्रक पार्क करके हम शहर की हलचल को निहार रहे थे। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे अब डर पीछे छूट चुका है और केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब धीरे धीरे सामान्य हो गया था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल चेतावनी था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, लगता है अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद करेंगे। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले, जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हम शहर के मंदिर गए और अपने कर्मों के लिए प्रार्थना की। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने फैसला किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब स्थायी रूप ले चुका था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल चेतावनी था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी अब नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब अपने परिवार और शहर के लिए मदद करना हमारी प्राथमिकता होगी। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले, जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हमने शहर के पुराने मंदिर में जाकर अपने कर्मों के लिए प्रार्थना की। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने फैसला किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी।
ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब स्थिर हो चुका था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल संकेत था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब अपने परिवार और शहर के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होगी। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हमने शहर के मंदिर में जाकर अपने कर्मों के लिए प्रार्थना की। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने तय किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब एक सामान्य रूटीन में ढल चुका था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल एक संकेत था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब अपने परिवार, बच्चों और शहर के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होगी। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हम शहर के मंदिर में पहुंचे। मैंने कहा, मुश्ताक, अब हमें अपने कर्मों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही हमें आगे सही राह दिखाएगा। मुश्ताक ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया। हमने दोनों फाइल्स और पुराने सबूत वहीं सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में किसी अन्याय को दबाया न जा सके। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने तय किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब पूरी तरह से स्थिर हो गया था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल एक चेतावनी था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी अब नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब अपने परिवार और शहर के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होगी। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हम शहर के मंदिर में पहुंचे और अपने कर्मों के लिए प्रार्थना की। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने तय किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे,
अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। रांची में हमारा जीवन अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल चेतावनी था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, लेकिन हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी अब नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। हमने तय किया कि अब अपने परिवार और शहर के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होगी। रास्ते में हमें कुछ बच्चे और परिवार मिले जिन्हें पुराने केस से राहत मिली। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक उनके हाथ में दे दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में शांति और संतोष आया। दोपहर को हम शहर के मंदिर में पहुंचे और अपने कर्मों के लिए प्रार्थना की। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब केवल सच्चाई और न्याय की राह पर चलना बाकी है। शाम को ट्रक पार्क किया और शहर की हलचल को निहारते हुए हमने तय किया कि अब हमारा जीवन नई शुरुआत करेगा। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। हमने महसूस किया कि डर केवल एक मार्गदर्शक था। सच्चाई और न्याय ही हमारे जीवन की असली शक्ति है। मुश्ताक ने धीरे कहा, भाई, अब लगता है हम अपने कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर पूरी तरह खड़े हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और अब कोई भी खौफ हमें रोक नहीं सकता। रांची की सुबह अब पूरी तरह शांत थी। मैं, योगी और मुश्ताक अब पूरी तरह समझ चुके थे कि डर केवल एक चेतावनी था और अब हमारी जिम्मेदारी केवल सच्चाई और कर्म की राह पर चलना थी। सुबह हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकले। सड़कें हल्की भीड़ से भरी थीं, लेकिन हमारे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मुश्ताक ने कहा, भाई, अब डर पीछे छूट गया, लेकिन पिछली रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये यादें हमें सतर्क रखेगी और सही निर्णय लेने की सीख देंगी। अब हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, अपने परिवार, शहर और बच्चों की मदद करना। रास्ते में हमें कई परिवार और बच्चे मिले जिन्होंने हमारी मदद से राहत पाई। मुश्ताक ने खिलौना ट्रक बच्चों को दिया। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारे मन में अजीब सी शांति और संतोष महसूस हुआ। दोपहर को हम शहर के मंदिर गए। मैंने कहा, मुश्ताक, अब हमें अपने कर्मों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही हमें आगे सही राह दिखाएगा। मुश्ताक ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया। हमने फाइल्स और पुराने सबूत वहीं सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में कोई अन्याय दबाया न जा सके। शाम को हम ट्रक पार्क करके शहर की हलचल को निहार रहे थे। रांची की रात अब पूरी तरह शांत थी। ट्रक धीरे धीरे खड़ा था। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब डर पीछे छूट चुका है और केवल सच्चाई और कर्म हमारे भविष्य को तय करेंगे। मैंने मुश्ताक से कहा, भाई, अब हम पूरी तरह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। पिछली खौफनाक रातें हमें सिखा गईं कि डर केवल संकेत है और सच्चाई और कर्म ही असली शक्ति हैं। मुश्ताक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम अपने परिवार, शहर और बच्चों के लिए सही रास्ते पर चलेंगे। रांची की रात में हम दोनों खड़े रहे, अपने ट्रक के पास। खिलौना ट्रक अब शांत था। सफेद साड़ी वाली औरत और बोलेरो की परछाई अब हमारे जीवन में नहीं थी। हमने महसूस किया कि डर केवल एक मार्गदर्शक था। सच्चाई, न्याय और कर्म ही हमारी असली ताकत हैं। ट्रक धीरे धीरे खड़ा रहा। मुश्ताक और मैं जानते थे, अब हमारे जीवन का खौफनाक अध्याय खत्म हो चुका है। अब केवल सच्चाई और न्याय की राह बाकी है। हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, रांची में, अपने परिवार और समाज के लिए, अपने कर्म और सच्चाई के मार्ग पर।